हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम किसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? AS13 का। तो पहले हम प्रैक्टिकल पोर्शन पर आएंगे सीधा, लास्ट में हम क्या कर लेंगे, थ्योरी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। AS13 क्या? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें से जनरली बड़े क्वेश्चन क्या आते हैं? डिबेंचर्स खरीदने, शेयर बेचने वाले, और शेयर्स खरीदने और सेल करने वाले। बाकी छोटे क्वेश्चन आते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो वो बाद में करेंगे। पहले हम सीधा क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग। तो फटाफट से बताओ, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी इंटरेस्ट कब कब देती है? 30th 9 और 31 3। कंपनी जनरली 6 मंथ्स के इंटरवल पर क्या देती है? इंटरेस्ट। तो कंपनी ने बोल रखा है कि मैं 30th 9 को और 31 3 को क्या दूंगी? इंटरेस्ट। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक डिबेंचर खरीदा 101 रुपए का। किससे? सेलर से। जो सेल कर रहे हैं वो कौन है? ये सक्षम है। तो मैंने सक्षम से खरीदा कितने पर? 101 में। और मैं जैसे ही डिबेंचर खरीद के जाने लगा तो सक्षम ने मुझे क्या बोला कि इस पीरियड का इंटरेस्ट तो सर मेरा बनता है। मैं कहा ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा बनता है, तुम्हारे पास था तो मेरा क्यों बनता है। लेकिन कंपनी आपको दे देगी यहाँ पर पूरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। कंपनी ऐसे नहीं देखती किसका कितना है, कंपनी तो कहती है इस दिन जिसके पास डिबेंचर होगा उसको पूरा क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। मैं कहा हाँ, कंपनी मेरे को दे देगी तो मुझे इसको इस पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो 12% रेट है, तो इस पीरियड का कितना है? 100 रुपए की फेस वैल्यू है। अब जब तक मैं चेंज ना करूं, फेस वैल्यू हमेशा 100 है और इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो इस पीरियड का इंटरेस्ट बनता है 3, इस पीरियड का 3। यहां पर कंपनी मुझे क्या दे देगी? 6। तो मैं अगर सक्षम को यहां पर कितना दे आऊं? 101 प्लस 3। 3 कैसे आया? 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 12% क्या है? इंटरेस्ट है, और 3%। इंटरेस्ट हमेशा किस पर आएगा? फेस वैल्यू पर। तो सक्षम मुझसे 104 रुपए लेगा। सर आप 3 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझे आगे ये 3 और ये 3 मिलके कंपनी सीधा कितना दे देगी? 100 रुपए का 12%, 6 मंथ्स का 6 रुपीज। तो मुझे देने में कोई लॉस नहीं है, मुझे ये रिकवर हो जाएगा। तो 104 का मतलब क्या होता है? कम इंटरेस्ट। कम का मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, और 101 का मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट। पक्का? तो अब मैंने डिवेंचर तो 101 का ही खरीदा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर टू बैंक 101, और इंटरेस्ट टू बैंक 3 रुपीज। जो एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं वो मैंने किसके दिए हैं? इंटरेस्ट के। उसकी एंट्री क्या डालूंगा? इंटरेस्ट टू बैंक रुपीज 3। श्योर? तो टोटल 104 को कम बोलते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगा? 1041 से, और ये कितने से होगा? इंटरेस्ट। अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए बड़े क्वेश्चन पर आते हैं। 14 और 30th 9 इंटरेस्ट डेट है। 14 या 31 मार्च, एक ही बात है, ठीक है। मैंने 17 को किससे खरीदा? सक्षम से। कितने रुपए का? 6000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 101। कम इंटरेस्ट खरीदे। कम इंटरेस्ट का मतलब इसके अंदर ही क्या है? इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो पहले मुझे इंटरेस्ट को और किसको अलग अलग करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को। तो 6000 इंटू 101, नीचे वर्किंग दिख रही है, 6000 इंटू 101 कितना हो गया? 6 लैक्स 6000। माइनस क्या कर दिया? इंटरेस्ट हमेशा किस पर आएगा? फेस वैल्यू पे। तो टोटल मैंने इतने रुपए दिए हैं, इसमें से फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने फेस वैल्यू? 6 लैक्स। उसका 12% 3। फेस वैल्यू कितनी आई? 6000 इंटू 100। तो ये इंटरेस्ट कम कर दिया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के कितने दिए हैं? 588। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? इन्वेस्टमेंट टू बैंक और इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट के कितने? 18,000, और इन्वेस्टमेंट के 588। बट अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये का ये, और लेकिन कम की बजाय क्या दिया हो? एक्स। तो एक्स ही दिया है, तो ये पूरे रुपए किसके हैं? इन्वेस्टमेंट के। एक्स दिया हो चाहे कम दिया हो, इंटरेस्ट तो मांगेगा ही ना सक्षम इस पीरियड का। बस एक्स दिया है तो इसके अंदर क्या नहीं है? इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो इंटरेस्ट की एंट्री तो तब भी करनी पड़ेगी, बट उसमें से माइनस किए बिना। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री चेंज होगी, कम या एक्स दिया है तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री की अमाउंट। यहाँ का इंटरेस्ट मुझे इन एनी केस किसको देना ही देना है? सक्षम को। तो ये 18,000 की एंट्री तो होगी होगी। बट कम दिया है तो ये एंट्री कैसे आएगी? 6,06,000 में से 18,000 क्या होगा? माइनस, और एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? श्योर? तो इफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन, देन दिस इज द अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट। इफ एक्स इंटरेस्ट की बजाय कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? एक्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट टू बैंक हमेशा किससे होगा? एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू बैंक होगा, पक्का होगा, भले कम दिया हुआ है भले एक्स दिया हुआ है। एक्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट दिया ही नहीं है या इसके अंदर इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड नहीं है। एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तुम्हारे वाला एक्स नहीं। आगे 14 को क्या किया? बोलो। नया एग्जांपल लिया, इसके अंदर क्या है? ब्रोकरेज है। अब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो क्या लगती है? ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज हमेशा कसम खा लो, इंटरेस्ट के पैसे पर ब्रोकरेज थोड़ी लगेगी। ब्रोकर किस पर लेगा?
इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। तो अगर आपको 101 कम इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 6,06,000 वैसे ही निकालोगे, फिर इंटरेस्ट माइनस करोगे और ब्रोकरेज बाद में जोड़ोगे। ब्रोकरेज कॉस्ट का पार्ट है, खरीदेंगे तो ब्रोकरेज लगी है तो वो क्या होगी, ऐड। वो किसका पार्ट है, कॉस्ट का। बट ब्रोकरेज पहले क्या होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा प्लस क्या होगा, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज हमेशा और हमेशा किस पर लगेगी, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट पर। ब्रोकरेज कम पर लगेगी, बोला हाँ मारूंगा चांटा, बताओ चित कबरा आदमी, बताओ हाँ या ना। ब्रोकरेज हमेशा किस पर लगेगी, एक्स इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट किस पर आएगा, फेस वैल्यू पर। ब्रोकरेज किस पर, एक्स इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट किस पर आएगा, फेस वैल्यू पर। ब्रोकरेज किस पर, एक्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालते समय ये 6 लाख कर दिया, इंटरेस्ट निकाल लिया फेस वैल्यू पर। पहले हमेशा इंटरेस्ट माइनस करना और ब्रोकरेज, तो ये ब्रोकरेज माइनस करनी है, प्लस ब्रोकरेज तो प्लस करेंगे, खरीदने वाले टाइम ब्रोकरेज क्या है, ऐड होगी, तो ये कॉस्ट होगी और ये इंटरेस्ट हो गया। श्योर, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक। और यही ट्रांजेक्शन अगर एक्स इंटरेस्ट दिया हो तो पहले इंटरेस्ट माइनस करना है या नहीं, नहीं इंटरेस्ट लगा ही नहीं है तो क्या होगा, सीधा ब्रोकरेज ऐड कर दो। तो ये क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इंटरेस्ट तब भी आएगा पक्का। ब्रोकरेज किस पर लगाना, हमेशा और हमेशा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट पे। अब इसके अंदर ही हमें क्या करना, आगे सेल करनी है, ठीक है। अब आओ सीधा ब्रोकरेज के साथ, चलो एक बार बिना ब्रोकरेज के सेल कर लेते हैं। 6,000 खरीदे मैंने, 101 कम इंटरेस्ट। कम का मतलब इसमें क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट, तो वही 6,06,000 आ गया। फिर 12% इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 6,000 इंटू 100 फेस वैल्यू 12%। और ये 3 मंथ्स कहाँ से आ गए, जब तक का खरीदा है तब तक का आएगा ना, 4, 5, 6 इनमें समझ गए थे ना पहले भी। 3 कहाँ से आ रहा था, 18,000, तो ये कितना आ गया 588, प्लस कितना कर दिया ब्रोकरेज 5880, 5880। कब तक का इंटरेस्ट लगाएगा सक्षम, जब तक मैं खरीद रहा हूँ उससे। तो ब्रोकरेज ऐड कर दी, तो ये तो परचेज तो उतने की आ गई। अब हम इसमें क्या ऐड करना है, सेल। अब पहले तो 30th 9 को मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। उसकी एंट्री मैंने लिखी नहीं है, वो क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। बैंक टू इंटरेस्ट 6 लाख पर, पहले तो यहाँ खरीद ली 12 मंथ, शाबाश, इधर आके मार खाए 12%। अच्छा तू उसकी तारीफ कर ले, अब फेवर ले ले 12%, नालायक। बैंक टू इंटरेस्ट कितने का आएगा, 6 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स। सर 3 का ही तो बनता है आपका, नालायक, यहाँ तक का 3 का दे के आया हूं, तो इंटरेस्ट हमेशा मुझे कितने का मिलेगा, 6 महीना कितना आएगा, 36,000 पक्का। अब मुझे सेल सिखानी है, ध्यान से समझना। अब मैंने बेचा, तो मैंने कब बेचा, यहाँ पर, तो अब इतने पीरियड का इंटरेस्ट मेरा भी तो बनता है, तो मैं सामने वाले से क्या मांगूंगा, इंटरेस्ट, वो भी तो मैं मांगूंगा। और क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, कम इंटरेस्ट प्राइस। तो मैंने कितने रुपए लिए सामने वाले से, 4,000 इंटू 3, कितने रुपए लिए, 412, 3 है, 4,000 इंटू 103 है, 4,12,000। अब इसमें मैंने उससे इंटरेस्ट के लिए हैं कितने रुपए, 16,480, कम इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट कैसे आया, नालायक, गलत किया हुआ है। इंटरेस्ट किस पर आएगा, अरे ये ब्रोकरेज के साथ वाला ही आ गया। एक बार इसको होल्ड करो, ये ब्रोकरेज के साथ वाला है, नहीं नहीं, इंटरेस्ट गलत निकाला हुआ है, बताओ। 4 लाख का 12%, कितने महीने बाद बेचा मैंने, 10, 11, 12, 1, 4 महीने का इंटरेस्ट बताना कितना आएगा, कितना, 16,000। तो ये कितना रह गया, 396। ब्रोकरेज कितना आ गया, 3960, माइनस करके बताना एक बार अमाउंट, 392040। अब समझो एक बार, जब मैं सेल करूंगा तो ब्रोकरेज कट के पैसे आएंगे या जुड़ के आएंगे, कट के आएंगे। जैसे मैंने इसको बोला कि ये क्या बिकवा दे, मेरी घड़ी बिकवा दे, ये क्या बिकवा दे, मेरी घड़ी। तो इसने घड़ी बिकवा दी ₹1,00,000 की, शराब शक्ल देगी ₹1,00,000 की घड़ी, ठीक है कोई बात नहीं, बिकवा दी इसने, ₹1,00,000 की घड़ी बिकवा दी, मेरे हाथ लगे हुए ना, महंगी बिकती है, तो 1 लाख की अच्छे। अब इसने कितनी घड़ी बिकवा दी, 1,00,000 की। अब इसने ये कह रहा है कि मेरी ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज ये इसने सेल के एफर्ट डाले हैं, तो मैं कहा 1% ब्रोकरेज ले लो। तो अब 1,000 ये रिटेन करके मुझे 99 देगा या 1,01,000 देगा। तो जब आप सेल करोगे तो ब्रोकरेज कट के आएंगे आपके पास पैसे। तो जब आप परचेज करते हो तो क्या है, जैसे मैंने इसका घड़ी खरीदी, मैंने कहा एक बढ़िया घड़ी दिलवाओ, तो इसने कहा कि ये ले लो 100 रुपीज की, और प्लस ये ब्रोकरेज मांगेगा। तो ब्रोकरेज जब खरीदूंगा तब क्या लगेगा, परचेज प्राइस भी प्लस ब्रोकरेज भी, तो ब्रोकरेज क्या होगी, ऐड। लेकिन अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, सेल कर दे, तो सेल करेगा ये वॉच को, तो क्या होगा, 100 रुपए में सेल करी। अब ये अपना मेहनता ना, या ब्रोकरेज मांगेगा 1%, तो कितना हो गया,
1 रुपया कम कर लेगा ये, इसको बायर से कितने मिले 100, लेकिन मुझे कितना पास ऑन करेगा 99। तो सेल वाले टाइम ब्रोकरेज माइनस होगी, परचेज वाले टाइम प्लस। पी फॉर परचेज, पी फॉर प्लस, परचेज वाले टाइम क्या होगी प्लस, एच फॉर सेल, एच फॉर सब्ट्रैक्ट, तो सेल वाले टाइम क्या होगी सब्ट्रैक्ट। पक्का। लेकिन ब्रोकरेज आएगी हमेशा किस पर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर। तो मेरे को टोटल मैंने इंटरेस्ट समेत इतने मांगे थे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, इसमें से इतना तो इंटरेस्ट का था, तो इन्वेस्टमेंट इतने में बेचा था, उसमें भी इतनी ब्रोकरेज कट गई, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे 392,040। तो अब सेल की एंट्री बताओ, बैंक कितने से डेबिट होगा 392,040 से। पहले सेल की एंट्री बताओ 392,0, इसको वापस लिखते हैं अपने, बैंक डेबिट होगा कितने से 392,040 से। अब परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल वाले टाइम क्या होगा, कैरिंग अमाउंट से हटेगा। कोई भी चीज जब हटाते हैं बुक से तो वो किससे हटेगी, इसी अमाउंट से थोड़ी हट जाएगी, जितने से आ रही है उतने से हटेगी। अब मैंने बेचे कितने हैं 4, खरीदे कितने थे 6, खरीदे कितने थे 6 और बेचे कितने हैं 4, तो बताओ 5 एक मिनट, खरीदने वाले टाइम ये डेबिट कितने से हुआ है 593,880 से, जो कितने थाउजेंड की है 6,000 की। तो 4,000 की कॉस्ट कितनी आएगी फटाफट, 395,920। तो इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कितनी है 395,920। एक बात बताओ बच्चों, सारे सेल कर देता तो इतने से हट जाता है, तब इन्वेस्टमेंट इतने से क्रेडिट होता ना, बट मैंने सारे सेल किए होते तब होता ना ये। मैंने तो कितने सेल किए हैं, ये 6,000 की कॉस्ट है, तो 4,000 की कैरिंग अमाउंट ये आएगी। पक्का 4,000 की कैरिंग अमाउंट ये आएगी, और बाकी किस में चला जाएगा पी एंडल में, लॉस कितने 3880, और ये 3880 यहाँ पर वर्किंग में भी आ जाएगा। अब फटाफट से बताओ, सेल वाले टाइम सबसे पहले क्या लिखोगे, कम इंटरेस्ट प्राइस, अगर कम दिया हुआ है तो, और उसमें से क्या माइनस कर दोगे सबसे पहले इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट माइनस करोगे या ब्रोकरेज इंटरेस्ट, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर ही क्या लगेगी ब्रोकरेज। फिर ये ब्रोकरेज माइनस करोगे तो ये कौन से वाली अमाउंट आ जाएगी, बैंक वाली। ये कौन से वाली अमाउंट आ जाएगी, बैंक। इसको कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट से, वो कैसे आएगा, टोटल कैरिंग अमाउंट परचेज वाले टाइम कितनी थी ये वाली, ये 6,000 की है, तो 4,000 की कैरिंग अमाउंट ये आ जाएगी, और बाकी क्या आ जाएगा लॉस। अब इसके अलावा मैं सामने वाले से रुपए कितने ले रहा हूँ 16,000 इंटरेस्ट के भी तो ले रहा हूँ, तो बैंक टू इंटरेस्ट 16,000 की एक एंट्री और होगी। सेल वाले टाइम भी बैंक टू इंटरेस्ट कितने की एंट्री और होगी 16,000 की। पक्का। अब फटाफट से बताओ, अगर मैं तुम्हें फाइनल वर्किंग नोट बनाऊं तो परचेज वाले टाइम एक वर्किंग नोट बनाओगे और एंट्री क्या डलेगी, फटाफट से बताओ। सबसे पहले क्या लिखोगे परचेज वाले टाइम, कम या एक्स इंटरेस्ट, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो कौन सा प्राइस दे रहा है। फिर उसमें से क्या माइनस कर देना, इंटरेस्ट, वो भी कब, जब क्वेश्चन ने कम इंटरेस्ट दिया हुआ है तब। अगर क्वेश्चन ने एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं, तो वो क्या होगा फिर माइनस नहीं होगा। अगर कम इंटरेस्ट दिया है तभी क्या होगा माइनस। फिर जो आएगा उसके अंदर क्या ऐड कर देना परचेज वाले टाइम, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज किसका आएगा, इंटरेस्ट किस पर आएगा, फेस वैल्यू का अप टू द डेट ऑफ परचेज। जैसे मैंने मान लो यहाँ खरीदा है, ये इंटरेस्ट डेट थी कितनी कौन सी 30th 9, और मैंने कब खरीदा है 1/7 को, लास्ट कब मिला हुआ है 1/4 को, तो 1/4 से 1/7 का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। पक्का। कंपनी की इंटरेस्ट डेट क्या है 31st मार्च या 1/4 और 30th 9, तो मैंने कब खरीदा 1/7 का, 4 5 6 कितने हो गए जी, 4 5 6 कितने 3 महीनों के तो आएगा, तेरी क्या बोल रही है तो कितना आएगा 3 महीने। ये क्या है, मेरे को कुछ भी कह दो, लड़कियों को कुछ नहीं कहना। इंटरेस्ट किस पर आएगा फेस वैल्यू पर, और कितने टाइम का आएगा अप टू द डेट ऑफ परचेज। अब इसमें क्या ऐड करना है ब्रोकरेज, ये ए है ये बी है ये सी है, तो ब्रोकरेज किस पर आएगा सी का परसेंटेज। ठीक है, मान लो 1% है, ऐड या लेस ऐड। अब एंट्री की अमाउंट बताओ सी डी ई, फटाफट से बताओ क्या एंट्री करूंगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक कितने से ई से, और इंटरेस्ट टू बैंक कितने से बी, बी ए क्या होता है बी। अब सेल वाले टाइम बताओ फटाफट से, सेम वही कम या एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है,
फिर इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, कितना, फेस वैल्यू का सेल डेट का। अब मान लो मैंने 1/2 को सेल किया है तो कितने महीने का, जोड़ लो आराम से, 10, 11, 12, 1, 4 महीने का। ये हमेशा इंटरेस्ट बेचारा हमेशा क्या होगा, माइनस। इसमें अब सेल वाले टाइम ब्रोकरेज भी क्या होगी, और ये कब माइनस करना है, जब ऊपर क्या हो, कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेज क्या होगी, माइनस। इतने रुपए ब्रोकर मेरे को देगा, कितने रुपए, एक्चुअल में तो इतने माइनस इतने देगा वो, लेकिन इंटरेस्ट के रुपए इंटरेस्ट से आएंगे। इन्वेस्टमेंट के कितने रुपए मिले मुझे, ये वाले मिले। समझ रहे हो ना कि इन ब्रोकर के पास रुपए कितने हैं, ये वाले। इसमें से इतने रुपए इंटरेस्ट के है तो इन्वेस्टमेंट के इतने हैं। इसमें से भी उसने ब्रोकरेज माइनस कर दी। उसके बाद में क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट। तो कॉस्ट भी कौन सी, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैसे आएगी, जो टोटल कैरिंग अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड। फिर जो आएगा, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो क्या है, प्रॉफिट, और नेगेटिव आ जाए तो वो क्या है, लॉस। अब मैं इसके आगे ABCDEFG, ये एल है ना, ये लॉस है ना, लाइक नेगेटिव के लिए। बैंक के आगे कौन सी अमाउंट आएगी, फटाफट से बताओ, ई। ये यहां तक तो सेम ही है, बस इसमें परचेज ब्रोकरेज ऐड हो रही है, इसमें क्या हो रही है, लेस। बैंक के आगे, अब इन्वेस्टमेंट के आगे कौन सी आएगी, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट, एफ। इन्वेस्टमेंट किससे हटेगा, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट से। और लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, जी अगर लॉस में है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और जी अगर प्रॉफिट में है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पक्का, समझ गए बात। ये सारा किसका है, इन्वेस्टमेंट का। अब हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन। बच्चों अब मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पर आ गया हूँ, सीधे बड़े क्वेश्चन पर। मिस्टर पुरोहित फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू 8% डिवेंचर्स। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 8% डिवेंचर्स। पी लिमिटेड का हेल्ड एज करंट एसेट। और बुक्स कब क्लोज कर रहा है, 31 मार्च को। ब्रोकरेज कितनी है, 1%। एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ना भी हो तो हमेशा किस पर लेना, एक्स इंटरेस्ट। और लास्ट में मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब सबसे पहले 1/4 को इसके पास ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 का, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 118। तो ये ओपनिंग बैलेंस किस में आ जाएगा, टू बैलेंस BD। अब देखो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में आपको कितने कॉलम बनाने होते हैं, 3। इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में आपको कितने अमाउंट के कॉलम बनाने होते हैं, 3। पहला किसका, फेस वैल्यू का, दूसरा किसका, इंटरेस्ट का, और तीसरा अमाउंट का। इंटरेस्ट क्या आता है, अलग से इंटरेस्ट का अकाउंट है ना, जो हम साथ साथ में एंट्री करते हैं ना, इंटरेस्ट टू बैंक। तो उसमें क्या भरना है, इंटरेस्ट का अकाउंट साथ में चलेगा। और ये किसका अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट का। और ये फेस वैल्यू तो ऐसे ही लिखने के लिए, ये कोई अकाउंट ही नहीं है। तो दो अकाउंट एक साथ चलेंगे, इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का, फेस वैल्यू अलग से लिखने के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 1.2 ये वाला, और 1,18,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। फिर मैंने 100 डिबेंचर खरीदे, कितने, 98 एक्स इंटरेस्ट। फटाफट से बताओ 100 इंटू 98 कितना हो गया, 98। माइनस इंटरेस्ट करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है, एक्स इंटरेस्ट है, प्लस 1% ब्रोकरेज 98, तो 98 आ गया। समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। और कब खरीदा है मैंने, 17 को। ये मैंने नीचे ट्रांजेक्शन की टाइमलाइन बना रखी है। तो 17 को इधर क्या आ जाएगा, टू बैंक। यहाँ तो फेस वैल्यू भर देना, 100 इंटू 100 10,000। और यहाँ कितना आ जाएगा, 9898। और इधर क्या आ जाएगा, अब टू इंटरेस्ट टू बैंक एंट्री तो होगी ना, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, 3 महीने का। वो हमेशा किस पर लेना, 10,000 पर, 8%, 3 महीने का। ठीक है, तो कितना हो गया, 200 रुपये। तो इधर क्या आ जाएगा इंटरेस्ट में, टू बैंक कितने का, 200। अब आप पक्का श्योर। उसके बाद में 1,10। अब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो सीधा 1,10 पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे जानबूझ के छुपा के देते हैं ड्यू डेट कितनी है इंटरेस्ट की। अब आप ये जो ड्यू डेट है ना, अपने क्वेश्चन में टिक कर लेना कि 30 सितंबर यहाँ आएगी, नहीं तो ट्रांजेक्शन मिस हो जाएगा। और दूसरी कौन सी है, 31 मार्च। तो 30 सितंबर को पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इन पर आएगा या ओपनिंग वालों पर भी आएगा, तो इंटरेस्ट तो सब पर ही आएगा ना। तो बाय बैंक कितने का, 1,30,000 का 8% 6 मंथ्स का। 1,30,000 का 1%, 8% कितना हो गया, 4% कर दो ना सीधा, 6 मंथ्स का निकल 5200। 1,30,000 का 8% फॉर 6 मंथ्स कितना आ गया, 5,200। पक्का। फिर 110 को मैंने 200 क्या कर दिए, सेल, एक्स इंटरेस्ट। 200 मैंने सेल कर दिए एक्स इंटरेस्ट, तो सेल का वर्किंग नोट क्या बनेगा, 200 इंटू 100 कितने का आ गया, 20,000 माइनस
इंटरेस्ट क्यों नहीं करना, एक्स इंटरेस्ट है। और वैसे भी अगर कम इंटरेस्ट भी दिया होता ना तो वेरी नेक्स्ट डे सेल किए, 30th 9 के अगले दिन सेल किए तो इंटरेस्ट क्या आएगा, वैसे भी एक्स इंटरेस्ट लिखना ही पड़ता, मतलब कम इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कल ही तो इंटरेस्ट मिला है मुझे और अगले दिन ही मैं बेच रहा हूँ। माइनस क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज कितने रुपए की, 200, तो कितना आ गया ये 19,800। अब माइनस कॉस्ट, कॉस्ट के लिए इसने क्या बोला हुआ है, आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फीफो, फीफो। तो कौन से वाले बेचे हैं, स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग वालों की कॉस्ट कितनी थी, 1,18,000, वो कितनों की थी, 120 की। तो 1,18,000 कॉस्ट थी कितनों की, 120 की, और मैंने कितने सेल किए, 20,000, 200। फेस वैल्यू है ना, मतलब ये 120 फेस वैल्यू लिया है तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, फेस वैल्यू से, पक्का। तो डिवाइड बाय 6 कर दो फटाफट, कितना आएगा, 19,667। तो इनकी कॉस्ट कितनी थी, 19,667, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 133। समझ रहे हो क्या, सबसे पहले मैंने क्या लिया, 200 इंटू 200, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते, इंटरेस्ट के अलग से रुपए लेता बट इसमें नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे ही क्या कर दिया, सेल। मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 30th 9 को, और उसके नेक्स्ट डे ही सेल कर रहा हूं, तो मैं बायर से क्या बोल के इंटरेस्ट मांगू, है ही नहीं ना, कल तो इंटरेस्ट मिला अगले दिन सेल कर दिया, माइनस ब्रोकरेज कर दी कितने की, 200, तो ये आ गया 19,800, इसमें से क्या माइनस कर दिया, कॉस्ट, तो ये आ गया प्रॉफिट। अब एंट्री क्या बनाते हैं बताओ फटाफट से, बैंक में क्या आएगा, जो नेट सेल प्राइस मिला मुझे कितने का, 19,800 का, टू इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट 19,667, और टू पी एंड एल कितने का आएगा, 133। अब ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, 19,667 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है तो इतना कटना चाहिए, ये क्या करता है, बाय बैंक भर देता है, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में कितना लिख देता है, 19,800, बाय साइड में कितना लिख देता है, 19,800, फिर इसके कहता है कि ज्यादा हो गया तो वापस टू साइड में अमाउंट के कॉलम में क्या भर देता है, 133। तो इनका नेट क्या बच जाता है, 19,667। बाय साइड में क्या लिख देता है, टोटल सेल प्राइस 19,800, और फिर डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट के कॉलम में कितना लिख देता है, 133। समझ रहे हो ना कि इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट कितने से हुआ है, 19,667 से हुआ है ना क्रेडिट, तो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में कितना लिखना चाहिए, 19,667, लेकिन ये हमेशा कौन सी अमाउंट लिख देता है इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, ये वाली, और फिर प्रॉफिट है तो टू में लिख देता है, लॉस है तो बाय में, प्रॉफिट है तो कहां लिख देता है, टू में, और लॉस है तो कहां पर, बाय में। समझ गए क्या, देखो सिंपल सी पोस्टिंग का थोड़ा सा इसका तरीका क्या है, चेंज, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मान लो कैरिंग अमाउंट है 100 और प्रॉफिट ऑन सेल कितने हैं, 20, और बैंक अकाउंट डेबिट कैरिंग अमाउंट है 100 ही, बट प्रॉफिट ऑन सेल कितने है ही नहीं, लॉस है कितने का, 20। तो इस केस में तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिखोगे, खाली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाऊं तो बाय बैंक 80, बाय लॉस 20, बट इस केस में क्या लिखना चाहिए, बाय बैंक 100 ही लिखना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट तो 100 ही है, लेकिन ये तब भी बाय बैंक 120 और टू पी एंडल भर देता है 20, बात एक ही, पक्का। तो ये सीधा सीधा एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस भरता है इधर, प्रॉफिट है तो इधर डाल देता है, लॉस है तो इधर, एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस यहां लिख देता है, सेल प्राइस कहां लिख दिया, यहां पर, लॉस है तो इधर आना ही था, प्रॉफिट में भी यही रूल लगता है, सेल प्राइस यहां लिख देता है, अब इन्वेस्टमेंट 100 से कैंसिल होना चाहिए था तो प्रॉफिट कहां लिख देता है, यहां पर। समझ गए, तो अब ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल होना था 19,667 से, बट ये हमेशा क्या करता है, बैंक वाली अमाउंट, कौन से वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट में भरता है मेन कॉलम में, और क्या करता है बाद में लो प्रॉफिट लिख देते हैं। उसके बाद में फिर से कितने खरीद लिए, 50, 98, तो 50 इंटू 98, और ये एक्स इंटरेस्ट ही है, तो 50 इंटू 98 कितना हो जाएगा, 4900, और इंटरेस्ट माइनस करना नहीं है, 4900 में से इंटरेस्ट माइनस करना ही नहीं है, बोलो ना, और ब्रोकरेज कितनी लग जाएगी, 49, तो 49 का आ जाएगा, तो टू बैंक कितना आ जाएगा, अब तो रिपीट ही करना है, मैं एक बार आंसर में दिखा देता हूँ, 4949, सब। और इस बार ये इंटरेस्ट क्यों लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा ना, पे तो करूंगा, एक्स इंटरेस्ट दिया है मतलब इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट दूंगा, 1 1 को परचेज किया है
और इंटरेस्ट डेट कब थी लास्ट, 30/9, तो 3 मंथ्स का क्या आएगा इंटरेस्ट। यहाँ फेस वैल्यू भर दी, 5000 का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया पक्का, 8% 3 मंथ्स का ये आ गया। अब ऐसी अगली एक और सेल है, सेम वो की वो सेल है, वैसे की वैसे है। बना लोगे सेल की एंट्री 20,000। चलो अगली सेल कितने की है, बुक में से देख के बताओ। नेक्स्ट सेल 1-2 को है, कितने की, 200, किस रेट से, 99, एक्स या कम, एक्स। तो 200 इंटू 99 बताओ कितना आएगा, 19,800 माइनस इंटरेस्ट क्यों नहीं कर रहा, एक्स इंटरेस्ट है। ब्रोकरेज कितनी आ गई, 198, तो कितना रह गया 19,602। तो बैंक में कितना आ जाएगा 19,602। अब इसी में से क्या माइनस करनी है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो वो अभी भी फीफो ही चल रहा है ना, तो यही वाले चल रहे हैं। इसमें से 20 सेल हुए हैं, जब तक ये 120 सेल नहीं होती यही चलेगा। तो 118 कितनों की कॉस्ट है, 120 की, और अभी भी 20,000 की सेल ही हुआ है, तो वही कॉस्ट आ जाएगी 19,667। बट इस बार कितने का लॉस है, 65 का। तो अब टू इन्वेस्टमेंट कितने से जाएगा, 19,667, और लॉस कितने का आ जाएगा 65। तो 19 इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, 19,602 ये, और 65 का लॉस, 1 रुपए का लॉस राउंड ऑफ की वजह से। बट अब की बार मैंने 1-2 को नेक्स्ट डे सेल नहीं किए, पिछली बार तो मैंने सेल यही कर लिए थे। अब की बार यहाँ सेल किए हैं, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या लेना पड़ेगा सामने वाले से, इंटरेस्ट कितने का, 4 महीनों का 20,000 का 8% के हिसाब से ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट पक्का। बोलो समझ गए क्या। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा 31 मार्च। तो 31 मार्च को मेरी जो बैलेंस होल्डिंग रहेगी कितनी थी, 120 + 10 + 5 कितनी होगी थी, 135 में से 40,000 निकल गए, तो 95,000 का मुझे 6 मंथ्स का क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट। ये एंट्री सिर्फ किस कॉलम में डालनी है, इंटरेस्ट के कॉलम में। और ये बैलेंस आ गया, उसकी कॉस्ट आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गए दोनों, ये दोनों किससे आ गए, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, इसकी कॉस्ट को निकालने का एक तरीका भी है, क्या तरीका है, इस 118 में से कितने रह गए 80,000, इसमें से ही 2 बार सेल हुआ है ना 2020, तो 118 वाला तो कितना रह गया 80,000, और प्लस ये 10,000 वाला 9898, इसी फिगर में 9898 ये वाला बच गया, और 4949 ये वाला बच गया। तो इन सबका टोटल कर लोगे तब भी क्या आ जाएगा, यही कॉस्ट आ जाएगा। ये इसने बनाया हुआ है 93,514। अब इस क्वेश्चन के एंड में क्या लिखा हुआ था, इनका मार्केट प्राइस हर एक का कितना है 99। तो जब भी करंट इन्वेस्टमेंट हो तो इसको किस पर वैल्यू करना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये लास्ट में कितने बच गए थे 950, शुरू में कितने थे 1200, एक 20 तो फेस वैल्यू थी ना 1200, फिर मैंने कितने और खरीदे थे, इस 1200 में से कितने बच गए, 400 सेल हो गए 800, फिर मैंने कितने खरीदे थे 100, और फिर कितने खरीदे थे 50 नंबर्स में। इसमें से कितने बच गए 800, 10,000 नंबर्स में जोड़ूं, ये तो फेस वैल्यू है ना, नंबर्स में तो 100 है ना ये, और ये कितना है 50, तो 950 रह गई। और 950 का मार्केट प्राइस कितना है 99, क्वेश्चन में दिया हुआ है 99, तो कितना हो गया 94040, ये कितना हो गया 94050। अब इन दोनों का लोअर क्या आ रहा है, तो अब हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इतने पर ही आ रहा है। बट कल को ये कितना आ जाता 91 आ जाता, तो मुझे वैल्यूएशन कितने पर करना पड़ता 91 पे। तो फिर मैं इधर क्या लिखता, ये तो अभी बैलेंसिंग फिगर से वही आ रहा है ना, कॉस्ट पे ही आ रहा है, लेकिन कल को ये मार्केट प्राइस इतना कम दे देता कि यहाँ कितना लिखना पड़ता, तो मुझे बाकी किस में डालना पड़ता, बाय पिंडल में से। कितना कम कर दिया हमने वैल्यू 2514, समझ गए। तो पहले तो बैलेंस से आने जो वो की चीज क्या आ रही है कॉस्ट, फिर मार्केट प्राइस क्वेश्चन दे रहा है तो क्या करो कॉस्ट निकालो और मार्केट प्राइस निकालो, और फिर इन दोनों का क्या ले लो लोअर। अगर लोअर क्या बन रहा है, मार्केट प्राइस क्वेश्चन को देना पड़ेगा, कॉस्ट ये आगे, इन दोनों का लोअर। अगर लोअर कौन से वाला ही बन रहा है कॉस्ट वाला, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोअर कौन सा वाला बनने लग जाए मार्केट प्राइस, मान लो ये कम दिया होता 99 की बजाय, और ये कितना आ जाता 9100, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 91,000 और बाकी बाय लॉस,
इसमें प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ईयर एंड पे हम लेंगे ही क्या, कॉस्ट और मार्केट प्राइस का लोअर। पक्का? अब फटाफट से देखो। हाँ बच्चों, अब फटाफट से समरी देखो कि लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दी होगी, कम या एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, उसका सबसे पहले परचेज वाले टाइम आप ये वर्किंग नोट बनाओगे फटाफट से। माइनस क्या कर दोगे, इंटरेस्ट, अगर कौन सी अमाउंट है कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पर माइनस करना, फेस वैल्यू, ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर क्या कर देना, ऐड। ये अब फटाफट से बताओ लेजर में कौन सी अमाउंट कहाँ लिखोगे, यहाँ फेस वैल्यू, यहाँ बी, और यहाँ पर ई। पक्का? सेल वाले टाइम्स डिट्टो ये का ये वर्किंग नोट है, बस ब्रोकरेज की जगह पहले यहाँ क्या करना है, माइनस, वहां प्लस थी और यहाँ माइनस, तो यहाँ तक का तो क्या है सेम। फिर इसमें से नीचे एक और माइनस क्या कर देना, कॉस्ट, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब मैंने समझाने के लिए लिया है, इधर 100 है, कॉस्ट कितनी है 70 और 30। पक्का? तो पहले तो बताओ, यहाँ तो फिर तुम फेस वैल्यू भरोगे और इधर बी इंटरेस्ट वाली अमाउंट भरनी है, सेल वाले टाइम तक का इंटरेस्ट। नहीं समझ रहे हो क्या? अब बताओ ये एंट्री बताओ मुझे क्या होगी, कैश कितने का लिखूंगा मैं 100, टू इन्वेस्टमेंट कितने का 70, टू P&L कितने का 30। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी क्रेडिटेड विद 100। व्हाट आई से डज इज, इधर 100 भर देता है तो 100 इज ई, और इधर क्या भर देता है जी। पक्का? तो अब मैं सीधी सी बात करूं कि सीधा याद कर लें कि ई अमाउंट कौन सी है, इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम की। ई अमाउंट दोनों में क्या है, इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम की, बट इस केस में क्या है, प्रॉफिट लॉस हो रहेगा, और अगर प्रॉफिट आए तो कहां भर देना, जी को 2 में। और यही अगर कितना होता, ये 100 ही होता, ये 110 की कॉस्ट होती, तो क्या आता 10 का लॉस। तब आपकी पोस्टिंग क्या बनती, एंट्री क्या बनती, बैंक में कितने आए 100, इन्वेस्टमेंट कितने का, तो लॉस कितने का आता। तो आप क्या करो, बैंक में तो अभी भी 100 ही भरना है ई वाली अमाउंट, और लॉस इस बार कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लर्न कर लो कि आपको ये वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले इस वर्किंग नोट में क्या है, इंटरेस्ट सबसे पहले माइनस करना, अगर कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, ब्रोकरेज परचेज पे ऐड और सेल पे लेस। उसके बाद में सेल वाले टाइम प्रोपोर्शनेट कॉस्ट और माइनस करनी है। दोनों ही केस में अमाउंट वाले कॉलम में क्या आएगा, ई, अमाउंट वाले कॉलम में क्या आएगा ई, बट सेल वाले टाइम अमाउंट वाले कॉलम में जी इधर या इधर हो रहेगा, प्रॉफिट है तो इधर और लॉस है तो इधर। इसके अलावा बी हमेशा किस में आएगा, इंटरेस्ट वाले में और फेस वैल्यू हो रहेगी। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक और करना है जिसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट और अकाउंटिंग ईयर की डेट क्या हो, अलग अलग हो। इंटरेस्ट रेट और अकाउंटिंग ईयर की डेट्स क्या हो, अलग अलग। उसका क्वेश्चन करते हैं हम स्टडी मटेरियल से। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 11, TYK का 11th क्वेश्चन 5.100 पेज पर है। आप वहां से क्वेश्चन निकाल लो, मैंने इसको क्या किया हुआ है, नोट किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन मैंने टीचर टाइम लाइन पे ड्रॉ किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में बात क्या है, इंटरेस्ट डेट और क्या है, अकाउंट ईयर की डेट क्या है, अलग अलग। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले 1,18,000 का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, जो कि जिनकी फेस वैल्यू दी हुई है 120। फिर एक परचेज का ट्रांजेक्शन है, फिर एक सेल का ट्रांजेक्शन है, फिर एक परचेज का ट्रांजेक्शन है, और फिर क्या है, एक सेल का ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में 31/12 को ईयर एंड होता है, 1/1 से 31/12 को ईयर एंड होता है। बट उसने इंटरेस्ट डेट कौन सी लिखी हुई है, 30th 9 और 31st March। तो अब इसमें ईयर स्टार्टिंग कब से है, 1/1 से 31st 12, बट इंटरेस्ट डेट क्या है, 30th 9 से 31st March। तो ये इसकी इंटरेस्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट क्या है, अलग। एक बार आप उसको भूल जाओ, सीधा सीधा नॉर्मल बताओ। सबसे पहले 118 और 120 समझ में आ रहा है तुम्हें, ये छोड़ दो, इसको इसको छोड़ दो एक बार, 180 और 120 समझ में आ रहा है। अब फिर मैं 1st March को खरीदूंगा 200 एट द रेट ऑफ 98 एक्स इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज है ही नहीं, तो मैं जिससे भी खरीद रहा हूँ वो मेरे से कब से लेकर कब तक इंटरेस्ट मांगेगा, 1/1 से थोड़ी मांगेगा। मेरे अकाउंटिंग ईयर से क्या लेना, उसको लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया हुआ है, 30th 9 का। तो वो मुझसे 30th 9 से 1st March तक का क्या मांगेगा, इंटरेस्ट कितना मांगेगा, 5 महीनों का। तो ये 20,000 तो फेस वैल्यू आ गई, 200 इंटू 100, और उसके ऊपर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट यही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। और 200 इंटू 98, 19,600 ही आता है। अब इसमें से इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस करना, दिया ही एक्स इंटरेस्ट हुआ है। और इसमें से ब्रोकरेज क्यों नहीं प्लस करनी, ब्रोकरेज है ही नहीं, तो यही आ गया। फिर मेरे पास 31st March आ गया। 31st March को मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो मेरे पास होल्डिंग है 120 और 20, 140 पर कितना, कंपनी को कोई मतलब नहीं है आपके अकाउंटिंग ईयर से। कंपनी कहेगी हमने लास्ट इंटरेस्ट यहाँ दिया था, अब इतना इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं। तो मेरे को 140 का कितने टाइम का इंटरेस्ट मिल गया, 6 मंथ्स का।
140 कैसे है, 120 ओपनिंग बैलेंस था और 20 और था, तो 1,40,000 पर कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिल गया, 6 महीने का। रेट कितनी है, 9%। उसके बाद में 17 को मैंने 500 खरीद लिए, कितने बेच दिए, 100 रुपए पर। तो इस बार बाई चांस किस पर ही बेच दिया मैंने, फेस वैल्यू पे। तो 500 आंसर में देख लो वर्किंग नोट, कितने पर बेचे मैंने, 500 इंटू 100 कितने पर सेल किए, 50,000। ब्रोकरेज माइनस क्यों नहीं करनी, एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी माइनस नहीं करना। 500 इंटू 100 50,000। इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस करना, एक्स इंटरेस्ट है, और ब्रोकरेज माइनस नहीं करनी, तो यही सेल प्राइस है। अब ये तो आ जाता है इधर, याद करो। अब माइनस प्रोपोर्शनेट कॉस्ट माइनस करो, 118 120 की है तो 50 की कितनी है, 118 डिवाइड बाय 120 इंटू 50 कितनी आ जाएगी, 49,167। तो ये जब मैं माइनस करूंगा 49,167, तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 833। ये क्या आ गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो कहाँ आ जाएगा, 2 में। श्योर। फिर मैंने आगे एक 30th 9 को फिर क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। तो इस बार कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 120 प्लस 20 140 थे, उसमें से 50 बेच दिए, तो कितने का आ गया, 90,000 का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर 1598 लिखा बेशक हुआ है कम कम इंटरेस्ट, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे ही परचेज कर लिया। 30th 9 को सामने वाले को इंटरेस्ट मिला हुआ है, अब उससे मैं नेक्स्ट डे मांग रहा हूं, तो ये कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट माइनस कराओगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो 1500 इंटू 98 में अगर इंटरेस्ट माइनस कराओगे कम है, और 30th 9 को इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट डे ही खरीद लिया, तो इंटरेस्ट क्या ही माइनस कराओगे, तो इंटरेस्ट माइनस होगा ही नहीं। तो ये कम इंटरेस्ट लिखा बेशक हुआ है, लेकिन क्या है, इंटरेस्ट दूंगा ही क्या, एक दिन का थोड़ी इंटरेस्ट दूंगा। तो 14,700। और इंटरेस्ट भले ही कम लिखा हो, एक्स लिखा हो, देना तो होता ही है, लेकिन देना क्यों नहीं है, वेरी नेक्स्ट डे ही परचेज की है। ऐसी अगली किसकी है, सेल है, नेक्स्ट सेल भी ऐसी है, उसका प्रॉफिट आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। अब ये सेल भी होगी। अब 31 दिसंबर को क्या आ गया, बैलेंस। ये बैलेंस किसका आ गया, फेस वैल्यू का, और ये बैलेंस किसका आ गया, कॉस्ट का। ठीक है, कॉस्ट निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि 118 वाले कितने बचे हुए हैं, 70, क्योंकि 50,000 सेल हो गए थे, और 50 एक सेल हो गए थे, और 30 एक सेल हो गए थे, तो इसमें से कितना बचा हुआ है, 40,000। तो 118 डिवाइड बाई 120 इंटू 40,000 बनाया गया इसने, ये रहा। दो बार में 80,000 सेल हो गए, तो ये आ गए 40,000। उसके अलावा परचेज करी, ये वाली दोनों परचेजेस की वैल्यू आ गई, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। और इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, मार्केट प्राइस है जो लोअर है उस पर वैल्यू कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस जब इंटरेस्ट रेट और ये क्या ना हो, सेम नहीं हो, तो कंपनी को अपना इंटरेस्ट कब मिला हुआ है, लास्ट 30th 9 को, तो उसको अभी 3 महीनों का इंटरेस्ट क्या कराना पड़ेगा, एक्रू। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, उस पर लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर कहाँ तक का, ईयर एंड तक का बैलेंस क्या करवा देना, एक्रू, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो ये एक एक्स्ट्रा आएगा, ये क्या आएगा, एक्स्ट्रा 75,000 पर 3 मंथ्स का, जब भी इंटरेस्ट डेट सेम नहीं होता। तो क्लोजिंग बैलेंस पर ये आएगा, तो सिमिलरली अगले साल रिवर्स होगा, तो वैसे ही ओपनिंग बैलेंस पर भी क्या आएगा, एक्स्ट्रा। तो इतनी सी चीज क्या करनी है आपको, नहीं, ओपनिंग बैलेंस पर कहां से लेकर लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर ईयर बिगिनिंग तक का इंटरेस्ट क्या करवाना है, एक्रू। और क्लोजिंग बैलेंस पर लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर ईयर एंड तक का इतना इतना बैलेंस क्या करना है, इंटरेस्ट का क्या करवाना है, एक्रू। बस इतना सा चेंज। इसके साथ ही क्या खत्म होता है, डिवेंचर्स। अब हमें क्या करना है, शेयर। बच्चों अब हम किसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर्स की। किसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर्स की। तो शेयर्स की एंट्री क्या होगी बताओ, फटाफट से बताओ। जब आप शेयर खरीदते हैं ना मार्केट से, तो डिविडेंड की रेट क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती इक्विटी पर। तो आप जब खरीदोगे तो बस सिंपल एंट्री क्या डालोगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स टू बैंक। बोनस आ जाएगा तो आपको कोई एंट्री नहीं डालनी। बोनस आने पर आपकी कोई वर्थ बढ़ती नहीं है, तो आपको उसकी कोई एंट्री नहीं डालनी। राइट शेयर का अब कंपनी ऑफर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अगर वो खरीद लेता है तो क्या एंट्री कर देगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब मान लो मेरे पास पहले से 500 शेयर थे, 100 बोनस आ गए, कंपनी ने 6 पर 1 क्या दिया, राइट। तो मेरे पास कितने शेयर का ऑफर आ गया, 100 का। अब मैंने खुद नहीं खरीद लिए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बट मैंने नहीं खरीदे, रिनाउंस कर दिए। तो रिनाउंस कर दिए तो ये 600 तो मेरे पास पड़े ही है ना पुराने वाले। अब रिनाउंस करूंगा तो सामने वाले को क्या बोलूंगा कि देख मेरे पास क्या है, एश्योर्ड अलॉटमेंट है, तेरे को तो मिलेगा नहीं क्योंकि एग्जिस्टिंग होल्डर मैं हूं। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, कंपनी राइट शेयर थोड़ा क्या दे रही है, सस्ता।
और तू मुझे उसके, मैं तेरे नाम करवा दूंगा, तू मुझे क्या दे दे, पर शेयर 2 रुपए दे दे। तो जो मुझे मिल गया वो मैंने शेयर थोड़ी बेच दिए। ये 600 तो मेरे पास पड़े ही हैं, जो 500 पहले आए थे, 100 आए थे, 600, ये तो जो 100 खरीद सकता था वो किसी और को करा दिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कैंसिल होगा, इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा ही है। बस जो मैं राइट शेयर खरीद सकता था वो मैंने नहीं खरीदे, और वो किसी और को रिनाउंस करवा दिए, तो उससे रुपए ले लिए, तो जो भी रुपए आ जाएंगे बैंक टू पी एंड एल आ जाएगा। ये मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है क्या? जो राइट शेयर खरीदने का ऑफर आया था वो राइट बेच दिया मैंने कोई शेयर थोड़ी बेच दिए। पहले मान लो मेरे पास 500 शेयर थे, 100 और बोनस आ गए, तो 600 तो मेरे पास एज इट इज ही पड़े हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करूंगा, फिर भी मेरे बैठे बिठाए रुपए आ गए। जो राइट शेयर में खरीद सकता था, मेरे पास सस्ते शेयर खरीदने का ऑफर आया था, राइट शेयर मार्केट प्राइस से स्लाइटली क्या होता है, लोअर, तो वो मैंने नहीं खरीदा, तो क्या है, मेरे को रुपए आ गए, सामने वाले को रिनाउंस करवा दिया, उससे कुछ रुपए ले लिए, तो बैंक टू पी एंड एल। और लास्ट में क्या होगा, अगर मैंने बेच दिया तो इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट से कट जाएगा, बैंक में सेल प्राइस आ जाएगा, ब्रोकरेज काट के, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अब इलिस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का। 1 अप्रैल को रजत के पास कितने शेयर थे, 50,000 पी लिमिटेड के 15 रुपए पर, जिसकी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू इतनी थी। तो ये इक्विटी शेयर में कभी क्या बना देता है, नंबर ऑफ शेयर्स, कभी क्या बना देता है, फेस वैल्यू। आप फेस वैल्यू बना दो तो भी चलेगा, ठीक है। मेरे पास कितने हैं, 50,000 इंटू 15, 750, समझ में आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस 20 जून को मैंने 10,000 और खरीदे 16 पर, तो 10,000 इंटू 16 टू बैंक आ गया। 1 अगस्त को कंपनी ने एक बोनस इशू किया फॉर एवरी 6, तो मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 50 प्लस 10, 60, 6 के लिए एक बोनस दिया, तो कितना आ गया, 100 शेयर का बोनस आ गया, 600 ऑलरेडी है। तो बोनस बोनस की कोई एंट्री नहीं डाल रहे, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखो कुछ नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद में 31 अक्टूबर को कंपनी ने क्या बोला, राइट इशू, जिसमें शेयर मेरे को क्या मिलेगा, 3 शेयर्स फॉर एवरी 7, 7 के लिए 3 खरीदना है, तो कितने रुपए पे पड़ेगा, 15 पे। तो 7 के लिए 3, तो अब मेरे पास कितने हो चुके हैं, 70,000, और 7 के लिए 3, तो कितना हो गया, 30,000 में खरीद सकता हूँ शेयर। मैंने 30,000 में से कितने खरीदे हैं, बोलो। शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं 1/3, उसने क्या कर दिया, उमंग को ट्रांसफर कर दिया, तो 30,000 का 1/3 कितना आएगा, 10,000, तो मैंने सीधा 2 रुपया कमा लिया, 20,000। इसका मतलब बचे हुए 20,000 मैंने क्या खरीदे, एंड सब्सक्राइब द रेस्ट। मैं खरीद कितना सकता था, 30, 1/3 तो मैंने रिनाउंस कर दिया, तो खरीदा कितना है मैंने, 2/3, कितना हो गया, 20,000। 20,000 किस रेट से खरीदा होगा मैंने, 15, तो 20,000 इंटू 15 कितना आ गया, 3 lakhs। पक्का समझ गए। और जो मैंने रिनाउंस कर दिया 10,000 इंटू 2, 20,000, उसका नोट डाल देना कि वो सीधा पैसा कहाँ जाएगा, क्रेडिटेड टू पी एंड एल। बोनस का राइट का वर्किंग भी बना देना, ठीक है। ये आ गया बैलेंस। और राइट की अनाउंसमेंट की डेट 31 अक्टूबर है, लेकिन मैंने खरीदा कब है, 5 नवंबर को, तो यहाँ डेट कौन सी आएगी, 5 नवंबर, ना कि 31 अक्टूबर। पक्का बच्चों। अब कम हमें क्या बात करनी है, डिविडेंड की एंट्री क्या होगी अगर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड आ जाए। डिविडेंड इस लास्ट ईयर का कब आता है, करंट ईयर की एजीएम पर। तो इक्विटी शेयर पर लास्ट ईयर का डिविडेंड आएगा तो करंट ईयर की एजीएम पर। अब मेरे पास क्या क्या हो सकता है, एक ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, एक मैंने मार्केट से खरीदा हुआ हो सकता है, एक बोनस हो सकता है, और राइट वाले शेयर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब बताओ मुझे डिविडेंड किस पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस पर मिलेगा या नहीं, यस। लास्ट ईयर का डिविडेंड जो मैंने मार्केट से खरीदे हैं उन पर भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर आपके पास तो अभी आए हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। कंपनी के लास्ट ईयर का डिविडेंड बांट रही है इस साल का, तो मैंने मार्केट से खरीदे हैं, मैंने कोई कंपनी से थोड़ी खरीदे हैं। ये शेयर भी कंपनी के लास्ट ईयर इशूड थे, मेरे पास नहीं थे, किसी और के पास थे, तो कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड इन शेयर्स पर देगी। और जब एजीएम वाले टाइम मुझे ये डिविडेंड मिलेगा, तो ये शेयर मेरे पास है, यहाँ एजीएम पे डिक्लेयर होता है ना डिविडेंड, तो मुझे इस ओपनिंग पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। सर ये तो आपने अभी खरीदे हैं ना, मैंने अभी खरीदे हैं, कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं, कंपनी उन शेयर पर डिविडेंड देगी जिन शेयर होल्डर के रुपए कंपनी के पास लास्ट ईयर थे। तो ये शेयर कंपनी के तो इशूड ही थे ना लास्ट ईयर, तो कंपनी इन शेयर पर डिविडेंड देगी। बोनस पर और राइट पर ये कंपनी ने ही डायरेक्ट इशू किए हैं इस बार, तो बोनस और राइट पर कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी ने इशू ही कब किए हैं ये। तो ओपनिंग बैलेंस पर मिलेगा और इस पर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर क्या लिखा हो, करंट ईयर का डिविडेंड है, इंटरिम टाइप का, या सीधा लिखा हो डिविडेंड है, तो हमेशा क्या मानना, करंट ईयर का, तब सब पे ही मिलेगा। तब किस पर मिलेगा, सब पर। ध्यान से सुनो, आपके पास क्या क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस, फिर क्या हो सकता है, परचेज, फिर क्या हो सकता है, बोनस, फिर क्या हो सकता है, राइट। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बोनस, राइट, क्या होगा बताओ।
ओपनिंग बैलेंस पर डिविडेंड मिलेगा या नहीं, लास्ट ईयर का, यस। परचेज वाले आपके पास अभी आए, बस कंपनी के इशूड थे तो इस पर भी मिलेगा। बोनस और राइट पर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, करंट ईयर का डिविडेंड लिखा हो, देखो साफ साफ लिखा हो लास्ट ईयर का डिविडेंड, तब तो ये मान्य है। खाली क्या लिखा हो, डिविडेंड, या साफ साफ लिखा हो कि करंट ईयर का, ईयर देके, इसमें भी ईयर देगा ना, ऐसा नहीं लिखेगा लास्ट ईयर। जैसे ये 17-18 है तो लास्ट ईयर कौन सा 16-17 देगा, तो करंट ईयर का है तो सब पर मिलेगा, ठीक है, सब पर मिलेगा। अब एंट्री की बात करते हैं। डिविडेंड के बारे में बच्चों ऐसा है कि अगर मैंने कोई शेयर यहाँ खरीदा और डिविडेंड मुझे इससे पहले के पीरियड का मिल रहा है, क्योंकि एजीएम पे मेरे पास था, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। खरीदने से पहले का डिविडेंड मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि एजीएम पर जब कंपनी डिक्लेयर कर रही है तब मुझे मिल रहा है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट सस्ता हो गया। तो यहाँ मैंने एंट्री डाली थी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब खरीदने से पहले का डिविडेंड बैंक टू इन्वेस्टमेंट, खरीदने के बाद के पीरियड का डिविडेंड किस में जाएगा, बैंक टू पी एंड एल। तो अब आपको एक इनमें बताओ, ओपनिंग बैलेंस कब से है मेरे पास, हम मानेंगे शुरू से है, यहाँ से है, और लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, तो ओपनिंग है ना, ये यहाँ खरीदा थोड़ी है, पहले से है, तो इसकी एंट्री तो क्या डालूंगा, बैंक टू पी एंड एल या बैंक टू डिविडेंड। जो खरीदा है ये यहाँ खरीदा है, डिविडेंड क्यों मिलेगा, क्योंकि एजीएम वाले दिन मेरे पास है, लेकिन ये डिविडेंड लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो क्या होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर के डिविडेंड की एंट्री कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस पर क्या करूंगा, ओपनिंग बैलेंस पर क्या करूंगा, बैंक टू पी एंड एल। और जो अभी खरीदा है वो डिविडेंड लास्ट ईयर का आ रहा है, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों पर लास्ट ईयर का आएगा ही नहीं। और करंट ईयर का डिविडेंड हो तो सबकी एंट्री क्या डालनी है, बैंक टू पी एंड एल। पक्का, करंट ईयर का हो तो सबकी बैंक टू पी एंड एल डालना है बिना देखे, श्योर। अब लास्ट बार इसको खत्म कर रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन करा के वीडियो रोक देंगे। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बोनस, राइट या राइट बोनस कुछ भी कर लो, लास्ट ईयर का दिया हो तो इस पर मिलेगा और एंट्री क्या डलेगी, बैंक टू पी एंड एल। इस पर भी मिलेगा और एंट्री क्या डलेगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इन दोनों पर लेना ही नहीं है। करंट ईयर का हो या खाली डिविडेंड लिखा हो तो सब पर बैंक टू पी एंड एल आंख बंद करके कर देना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। ऑन 1/4/2001 सुंदर के पास कितने शेयर थे, 25,000 15 रुपए पर, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए। तो 25,000 इंटू 15, नॉमिनल वैल्यू का कॉलम ही खा गया है, सॉरी सही है 25,000 इंटू 15। उसने 5,000 और खरीदे 16 रुपए पर, तो 5,000 इंटू 16 कितना आ गया, 80,000। उसके बाद में डायरेक्टर ने बोनस और राइट इशू किया। बोनस क्या है, 6 पर 1, तो अब तक कितने हो गए, 30,000। 6 पर 1 कितना हो गया, 30,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1। राइट बाद में है तो पहले बोनस है, डेट पहले बोनस की है, तो पहले बोनस हो गया, तो बोनस समेत अब कितने शेयर हो गए मेरे पास, 35। और राइट शेयर कितने गए, 7 इंटू 3 कितना है, पक्का 30 नहीं 35 हो गए ना बोनस के बाद, तो कितना हो गया 15,000। अब मैंने 13.33 तो क्या कर दिया, शेखर को, मतलब 1/3, तो 5,000 तो शेखर से 10,000 रुपये ले लिए, वो तो सीधा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। सेल ऑफ राइट, इसने पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है, पूछे। और जो बाकी 10,000, 1/3 चले गए ना, 15,000 में से 1/3 गए, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 10,000। उसको मैंने खरीदा है कितने रुपए पर, 15 पर, और डेट ये वाली डालना 30/9, तो 39 10,000 इंटू 15। ये तो अभी तक कितना चल रहा था, वही चल रहा था। उसके बाद में डिविडेंड 31/3/1, मेरा साल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1/4/1 से। और डिविडेंड किस साल का है, लास्ट ईयर का। किस रेट से दिया है, 20%, और सुंदर को मिला, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड ना साफ साफ दे दिया। अब किस पर मिलेगा, फटाफट से बताओ। इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, इन दोनों पर नहीं मिलेगा। ये तो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, ना भी लिखा होता तो भी लास्ट ईयर का नहीं मिलता। नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज शेयर्स, जहां बोनस और राइट, ये लाइन ना भी लिखी हो तो लास्ट ईयर का हो तो कभी भी नहीं देना। अब 25,000 का तो पीएनएल में जाएगा, 20% है, वो किस पर आएगा, फेस वैल्यू पर, तो इसकी फेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 20 से, वो तो पीएनएल में चला गया। और ये 5,000 का कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। यही तो है ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बोनस, राइट, इन दो पर तो मिलेगा ही नहीं लास्ट ईयर का डिविडेंड। और ये ओपनिंग बैलेंस को हम कहाँ से मानते हैं, शुरू से, तो उसको कहाँ भेजते हैं, पीएनएल में। और यहाँ खरीदा है, डिविडेंड यहाँ मिल रहा है, मिल यहाँ रहा है, मेरे पास यहाँ आ गया तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मिल किस पीरियड का रहा है, लास्ट ईयर का। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो 5,000 का 20% कितना आएगा,
अब 5000 फेस वैल्यू नहीं है ना, नंबर है। 5000 इंटू 100, इसलिए मुंह बना रखा है। मैं वापस सारा चार्ट बनाया, पहले ही बोल देती अमाउंट नहीं समझ में आए। बताओ, ये हो गया। उसके बाद में हमने कितने सेल कर दिए, 25,005 रुपीज पर। कुछ नहीं लिखा होगा तो इस पूरे चैप्टर में क्या लगाना है आपको, एवरेज कॉस्ट। तो 25,000 इंटू 5 कितना होता है, 375। ठीक है, 5 नहीं है, सॉरी, जो भी है, कितने पर है, 5 पर प्रीमियम है। प्रीमियम है 5, तो कितने पर बेचा है, 15 पे। तो 375 आ गया। अब इनकी कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट। तो इस समय मेरे पास क्या क्या फाइनल हो चुका है, ये नहीं बताया ना अभी आपको, ये वाले अमाउंट। तो इन सब का टोटल माइनस ये, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, हाँ माइनस दिस, बकवास, डिवाइड बाय टोटल होल्डिंग। पक्का। तो ये सारा ऊपर आ गया, ये माइनस दिस लो, डिवाइड बाय टोटल होल्डिंग इनटू 25। तो उनकी कॉस्ट क्या आ गई, 330 ये, और सेल प्राइस आ गया ये। तो एंट्री पोस्ट करवाओ जरा। बैंक कितने से आ गया, 375। टू इन्वेस्टमेंट कितने से आ गया, 330,556। टू पी एंडल, तो ये क्या करेगा, बाय में ये डालेगा पी एंडल की अमाउंट, ये वाली अमाउंट पी एंडल की टू में डाल देगा। पक्का। और 20,000 का चाहे बैलेंस से निकाल लेना, नहीं तो क्या कर लेना, वो जो एवरेज कॉस्ट आई है, इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो वापस, बचे हुए 20,000 से, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पक्का। और ये पी एंडल यहाँ लिखना मत भूल जाना। तो ये सारा किसके बारे में, शेयर्स के बारे में। करंट ईयर का डिविडेंड मिले तो आपको सीधा क्या करना है, सारे के सारे यहाँ पी एंडल वाले पार्ट में डालने। ठीक है, करंट ईयर का लिखा होता। जैसे इस क्वेश्चन में लिख देता ना कि डिविडेंड कौन सा था, 1 2 का, तो सब पे मिलता और क्या कर देता, ये तो हमें लिखा होगा ना डिविडेंड लास्ट वाले साल का। पक्का। बच्चों, ये बच्चे का डाउट पूछ रहा है कि फीफो क्यों नहीं लगाया इसमें। उस क्वेश्चन में भी मैं वेटेड एवरेज लगाता, उसमें फीफो लिखा हुआ था। इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं लिखा, तो कैसे निकालनी है कॉस्ट, एवरेज बेसिस। ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ी सी थियरी की बात कर रहे हैं जो इस एएस में पूछी जाती है। करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। करंट इन्वेस्टमेंट जो बाय नेचर रेडिली रिलाइजेबल हो और जिसको मोर देन 1 year नहीं रखना, इंटेंडेड टू बी हेल्ड नॉट मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड। ईयर एंड से नहीं, खरीदने वाले दिन से 1 साल से ज्यादा रखने का इरादा नहीं है। और रेडिली रिलाइजेबल होना चाहिए। जैसे लैंड है तो जल्दी से सेल नहीं होती, तो वो क्या है, करंट नहीं होगी, भले 1 साल में बेचनी है तो भी। क्योंकि रेडिली रिलाइजेबल मतलब जैसे इक्विटी शेयर है, गोल्ड है, ये मार्केट रेट तुरंत आते हैं और बिक जाते हैं। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट का नेचर ऐसा है जिसको सेल करने में सामने वाला लैंड खरीदता है तो 100 चेकिंग लगाता है पहले स्टैम्प, मतलब गवर्नमेंट के पास जाके रिकॉर्ड में चेक करता है कि मेरे नाम है भी या नहीं। तो लैंड वगैरह को क्या नहीं मानते हम, रेडिली रिलाइजेबल। तो दो शर्तें हैं, एक तो रेडिली रिलाइजेबल प्लस क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन, नॉट मोर देन 1 year, कब से, जब से इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। और इंटेंशन किससे पता लगेगा, कंपनी से पता लगेगा। आपको क्वेश्चन में दिया होगा करंट या नॉन करंट। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म का मतलब अदर देन करंट। अब इनका वैल्यूएशन कैसे करना है, फटाफट से सुनो। करंट इन्वेस्टमेंट्स को किस पर करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। और लॉन्ग टर्म को किस पर करना है, कॉस्ट पर। लेकिन अगर डिक्लाइन है अदर देन टेम्परेरी, अगर कौन सी डिक्लाइन है, अदर देन टेम्परेरी, तब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट रिडक्शन को प्रोवाइड करना है। तो अब सुनो, करंट इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट कितने की है, 100, और फेयर वैल्यू कितने की है, 90। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो मार्केट प्राइस को क्या मानोगे, फेयर वैल्यू। इन दोनों के लोअर पर पक्का पक्का ही सेल होगा। लेकिन अगर ये क्या है, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म है, तो ये 10 रुपए जो कम हुआ है उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर क्या है, अदर देन टेम्पररी है, जैसे ये गोल्ड के रेट है, शेयर के रेट है, डेली डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े कम ज्यादा होते ही रहते हैं। एक मान लो मेरे पास इंटेंशन है, मेरे पास एमआरएफ का शेयर है 100 रुपए का, कोई भी कंपनी का शेयर है। एमआरएफ का शेयर काफी महंगा आता है, लेकिन मान लो 100 का है और डिक्लाइन हो रखी है, अभी मार्केट थोड़ा मंदा चल रहा है। तो ये मेरे को पता है कि अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है, सॉरी टेम्पररी डिक्लाइन है, अदर देन टेम्पररी नहीं है। तो मैं इसका लॉस बुक नहीं करूंगा अगर ये नॉन करंट बेसिस पर है। और करंट है तो हमेशा ही करना है, चाहे टेम्पररी डिक्लाइन हो तो भी। भाई ये ज्वेलरी है मेरे पास, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। तो कल कल के लिए गोल्ड के रेट गिर भी गए और वो कॉस्ट से भी कम हो गए तो क्या होगा, आज ही खरीदा, कल रेट गिर गए तो कॉस्ट से कम हो गए, तो मुझे पता है कि गोल्ड के रेट टेम्पररी डिक्लाइन हुए, लॉन्ग टर्म में बढ़ते ही हैं, तो मुझे लॉस प्रोवाइड नहीं करना। तो अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है तो क्या करना है, लॉस प्रोवाइड करना है। टेम्पररी डिक्लाइन है तो लॉस प्रोवाइड नहीं करना नॉन करंट पे। करंट है तो हमेशा ही क्या करना है, लॉस प्रोवाइड करना है।
अब देखो अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है जिसकी कॉस्ट कितनी है 2 lakhs, और कंपनी ने कैश लॉस किए हैं और मार्केट प्राइस क्या हो गया डिक्लाइन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब किससे ज्यादा नहीं हो सकते, 20,000 से नहीं जा सकते। कॉस्ट कितने की है 2 लाख और 20,000 से ज्यादा। अब कंपनी को कैश लॉस हो गया है, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया है, तो ये टेम्परेरी डिक्लाइन है अदर देन टेम्परेरी है। जिस कंपनी में मैंने शेयर खरीद रखे हैं 2 लाख के, उसका वैल्यू कितना हो गया 20, और क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग टर्म है। करंट होता तो मैं सीधा ही क्या कर देता 180 का लॉस बुक कर ही देता। नॉन करंट है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अदर देन टेम्परेरी है या टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो नहीं करूंगा और अदर देन टेम्परेरी है तो करूंगा। लेकिन इसने जो बातें लिखी है कैश लॉस हो गया, मार्केट शेयर हो गया, तो ये टेम्परेरी डिक्लाइन नहीं है, ये क्या है अदर देन टेम्परेरी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट 20 शो करनी पड़ेगी और 180 का लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, 600 lakhs का इन्वेस्टमेंट है, 50% क्या है लॉन्ग टर्म और रेस्ट क्या है टेम्परेरी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। तो 300 300 दोनों को कर लो। रिलाइजेबल वैल्यू इन सबकी कितनी है 200, टोटल की 200 है, तो इसकी भी 100 और इसकी भी 100। करंट नॉन करंट, तो करंट वाले पर तो 200 का लॉस आएगा ही आएगा। इसका क्या आएगा, टेम्परेरी डिक्लाइन है तो नहीं आएगा, अदर देन टेम्परेरी है तो आएगा। अब कंपनी को कॉपीराइट का केस हार गया, मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या लग रहा है कि ये नॉट टेम्परेरी मतलब क्या है अदर देन टेम्परेरी है, तो इसका भी लॉस बुक होगा। ठीक है, थ्योरी लिख देना। अब एक और क्वेश्चन है रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन का मतलब पहले करंट था अब क्या मान रहे हैं लॉन्ग टर्म, या पहले लॉन्ग टर्म था तो अब क्या मान रहे हैं करंट। तो वो कैसे करना होता है, लॉन्ग टर्म से करंट में जाएंगे तो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट, और करंट से लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। पहले लॉन्ग टर्म में है तो उसकी पहले की कॉस्ट देखो और कैरिंग अमाउंट देखो, उससे कम पर जाना है करंट में, इन दोनों से कम पर। और करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू, तो दोनों में एक पार्ट तो कॉस्ट है ही। किससे लॉन्ग टर्म है, आज तक नॉन करंट था, अब किस में क्लासिफाई कर रहे हो करंट, तो हाथों हाथ उसकी वैल्यू क्या कर दो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट का लोअर। और किससे जा रहे हो करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर। आराम से हो जाएगा, ये पढ़ के देख लेना, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।